हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी, और हिंदी में चल रहा है वर्णमाला, और वर्णमाला का हो सकता है ये आखिरी टॉपिक हो। आइए चलते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं स्वर, स्वर के बाद पढ़ लिए हैं क्या, व्यंजन। अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको आज हम लोग देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, कहता है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या। आपसे क्या पूछेगा, कहेगा बताओ हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो उससे बता देना कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 है। कितनी? 33 है। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर दोस्त आपसे कुछ यूं पूछेगा, इस तरीके से कहेगा बताओ हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। क्या पूछेगा, कहेगा कि बताओ हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो उससे बता देना कितना, 33। अब बात आती है कि इस 33 में आएगा क्या क्या। तो आइए देखते हैं इस 33 में क्या क्या है। तो आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट से जाए और पुराने वीडियो को जाके वहाँ से देख ले, या तो फिर आई बटन पे क्लिक करके पुराने वीडियो को देख सकते हैं आप। बात करते हैं इन 33 में कौन कौन से व्यंजन हैं और क्या क्या आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितना बताया था आपसे, तो कहेंगे 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, तो कहेंगे 25। सही से लिख। स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करूं तो कितना, 25। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, तो कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन, अंतस्थ। अंतस्थ की संख्या की बात करें तो कितना, कहेंगे 4। अंतस्थ के बाद हम लोग पढ़े थे उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, तो बोलेंगे उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या की बात करें तो कितना, 4। यही है मूल व्यंजन। इन्हीं को कौन सा व्यंजन बोलेंगे, कहेंगे मूल व्यंजन। संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 25, 4 29 और 4 कितना, 33। आपसे पूछे कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी, तो उससे बता देना 33। या कहे हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी, तो कह देना 33। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्त, कहता है बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। आपसे यदि पूछे, कहे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, क्या पूछेगा, तो कहेंगे टोटल व्यंजन, पूरे व्यंजनों की संख्या पूछेगा। तो उससे बता देना 39। कितना, 39। अब बात आती है कि 39 में आएगा क्या। तो 39 में देखो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, एक व्यंजन पढ़ा था जिसका नाम था कौन सा, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, तो कहेंगे 25। स्पर्श के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितना, 4। इसके बाद हम लोग पढ़े थे व्यंजन में ही कौन सा, कहेंगे उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी थी दोस्त, तो बोलेंगे कितना, 4। बात समझ में आई इतनी। इसके बाद हम लोग पढ़े थे एक और व्यंजन जिसका नाम क्या था, तो कहेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितना, कहेंगे 4। अब बताइए, संयुक्त व्यंजन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो कहेंगे एक व्यंजन पढ़ा था जिसका नाम था द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितना, कहेंगे 2। बात समझ में आई कि नहीं। अब टोटल जोड़ लो दोस्त, कितना हो जाएगा, 25, 4 29, 4 33, 4 37, 2 39। तो आपसे कहेगा कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी, तो
39 हो जाएगा। यहीं पे कहेगा आपसे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या। कौन सा मूल? क्या पूछेगा? मूल व्यंजनों की संख्या, तो बता देना 33। और यहीं पे कहेगा आपसे कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी, तो कह देना कितना? 33। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई तो दोस्त पहले स्क्रीनशॉट लो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कुछ और भी पूछते हैं। जैसे कहता है कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? क्या कहे पूछेगा आपसे? कहेगा हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? तो उससे बता देना हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। कितना? 52। अब बात आती है कि इस 52 में आएगा क्या। तो उससे पहले जान लेते हैं ये क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछेगा। तो एक तरीका है पूछने का इसका कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी। दूसरा यहीं पे पूछता है, कहता है हिंदी वर्णमाला में कुल, क्या पूछेगा? हिंदी वर्णमाला में कुल, यहां पे वर्ण हटा के क्या लिख देगा? ध्वनियों। क्या लिखेगा? ध्वनियों। कहेगा हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी, तो बता देना कितना? 52। अब बात आती है ध्वनि हटा के क्या रखेगा, तो कहेगा कुल लिपियों की संख्या कितनी। क्या पूछेगा आपसे? कहेगा हिंदी वर्णमाला में कुल लिपियों की संख्या कितनी, तो भी कितना दोस्त? कहेंगे 52। आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी, तो कह देना 52। यदि आपसे कहे कि हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी, तो भी बता देना कितना? 52। यदि आपसे कहे कि हिंदी वर्णमाला में कुल लिपियों की संख्या कितनी, तो उससे कह देना कितना? 52। अब बात आती है कि इस 52 में आएगा क्या क्या। तो 52 में देखिए हम लोग पढ़ के आए हैं और बता रहा हूं अभी आएगा क्या। तो सबसे पहले हम लोग एक व्यंजन पढ़े थे जिसका नाम था क्या, तो कहेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितना? कहेंगे 25। स्पर्श के बाद हम लोग पढ़े क्या? अंतस्थ। अंतस्थ वर्णों की संख्या की बात करें तो कितना? 4। अंतस्थ के बाद हम लोग पढ़े उष्म व्यंजन, और उष्म व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितना? कहेंगे 4। उष्म के बाद एक व्यंजन हम लोग पढ़े जिसका नाम क्या था, तो कहेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी, तो कहेंगे 4। संयुक्त के बाद हम लोग पढ़े थे द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन की संख्या की अगर हम बात करें तो कितनी? कहेंगे 2। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़े क्या, तो कहेंगे स्वर पढ़े थे सर। स्वरों की संख्या कितनी? स्वर की संख्या कितनी, तो कहेंगे 11। अब जोड़िए कितने हुए? 25 4 29 4 33 4 37 2 39 और 11 कितना होगा? कहेंगे 50। और स्वर के बाद हम लोग पढ़े थे क्या? अयोगवाह। क्या पढ़े? अयोगवाह पढ़े थे। और अयोगवाह की संख्या की बात करें तो कितना? 2। टोटल काउंट कर लीजिए आप लोग, देखिए 52 आता है कि नहीं। 25 कितना लिखा है? स्पर्श 25, 25 4 29 4 33 4 37 2 39 और 11 50 और 2 52। तो हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछे कुल वर्णों, कुल लिपियों, कुल ध्वनियों की संख्या कितनी, तो उससे बता देना 52। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कहता है कि हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों में से यदि संयुक्त व्यंजन को निकाल दिया जाए तो कुल वर्णों की संख्या कितनी बचेगी। ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। तो संयुक्त को घटा दीजिएगा 52 में से, जो भी पूछेगा उसको घटा दीजिएगा, इसके बाद बता दीजिएगा। जैसे में एग्जाम्पल की बात करें, क्वेश्चन एक ले लो नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों में से
वर्णों में से यदि संयुक्त व्यंजन को निकाल दिया जाए तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? अगर आपसे कहे कोई या कोई पूछे कि बताओ हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों में से यदि हम संयुक्त व्यंजन को हटा दे या निकाल दे तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी बचेगी? तो उससे पहले तो देखो, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की बात किया तो कुल वर्ण कितने हैं? तो कहेंगे 52। और किसको निकालने की बात कर रहा है? संयुक्त व्यंजन की। और संयुक्त व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितना? 4। तो निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें से घटा दो दोस्त, कितना बचेगा? 48। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए पहले से ही क्या रहिए, तैयार रहिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक, देखिए कौन सा हमें पढ़ना है अब वर्ण? तो कहेंगे अनुनासिक। और अनुनासिक कहते किसको हैं? तो समझ लेना, जिन वर्णों का उच्चारण दोस्त मुख और नाक, मुख का मतलब क्या? तो कहेंगे मुंह और नाक दोनों से होता है, उन वर्णों को हम लोग बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण? तो कहेंगे अनुनासिक वर्ण। अब देखिए अनुनासिक वर्ण को और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को बोलते हैं चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? तो कहेंगे चंद्र बिंदु। आपसे कोई पूछे कि चंद्र बिंदु का उच्चारण कहाँ से होता है? तो बता देना चंद्र बिंदु वाले वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अनुनासिक वर्णों को किस नाम से जानते हैं? तो चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो जान लेते हैं। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अब देखिए, जब हम अनुनासिक वर्णों का क्या करते हैं? कहेंगे उच्चारण करते हैं। जब इसका क्या करेंगे? उच्चारण, तो मुंह से अधिक, इसके उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से जो है कम हवा को ही का बोलेंगे तो कहेंगे सांस। मुंह से अधिक और नाक से सांस कितना निकलेगा? तो कहेंगे कम हवा या सांस निकलती है। देखिए अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कहेंगे नाक और मुंह दोनों से होता है। और अनुनासिक वर्णों का जब हम करते हैं उच्चारण, क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करते समय नाक से कम और मुंह से अधिक क्या निकलता है? तो कहेंगे सांस निकलता है। बात समझ में आई कि नहीं? अनुनासिक वर्ण जो होते हैं, अनुनासिक वर्ण आपसे पूछे कि कैसी ध्वनियां हैं, तो उनसे बता देना अनुनासिक वर्ण जो होते हैं वो स्वर ध्वनियां होती हैं। कौन सी ध्वनियां? स्वर ध्वनियां हैं। अनुनासिक वर्ण आपसे कोई पूछे कि कैसी ध्वनियां, तो उनसे बता देना स्वर की ध्वनियां होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुनासिक वर्णों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्या पूछेगा कि अनुनासिक वर्णों का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बता देना इसका प्रयोग किसका?
अनुनासिक वर्णों का प्रयोग, अनुनासिक वर्णों का प्रयोग तद्भव, क्या बोलते हैं, तद्भव शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में होता है। अब बात आती है कि क्या इसके कुछ उदाहरण हैं? तो उदाहरण के लिए क्या चाहिए आपको? अगर चाहिए उदाहरण तो आइए वो भी लिख लेते हैं। उदाहरण की बात करेगा तो बोल देना आंख, लिखते हैं कि नहीं? बोलते हैं ऊंट, बोलते हैं चांद। तो ये रहे अनुनासिक वर्णों के क्या, तो कहेंगे उदाहरण। और आपसे कोई पूछे कि अब देखिए एक बार रिवीजन कर देता हूं, फिर आप लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करते हैं अनुनासिक वर्णों को, तो अनुनासिक वर्णों को हम बोलते क्या है, तो कहेंगे चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। पूछेगा आपसे कोई चंद्र बिंदु किस में आता है, तो बता देना अनुनासिक में। कोई पूछे चंद्र बिंदु का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कह देना नाक और मुंह दोनों से होता है। कोई पूछे अनुनासिक कैसी ध्वनि, तो बोल देना स्वर की ध्वनियाँ होती हैं। कोई पूछे कि अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कह देना नाक और मुंह दोनों से होता है। कोई पूछे इसके उच्चारण में क्या होता है, तो बता देना इसके उच्चारण में मुख से अधिक और नाक से कम सांस या हवा निकलती है। कोई पूछे इसका प्रयोग कहाँ, तो बता देना इसका प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में किया जाता है। कोई पूछे इसका उदाहरण क्या है, तो बता सकते हो उदाहरण। बात समझ में आई इतनी सी कि नहीं आई? अगर आई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार, कोई पूछेगा अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है, तो उससे बता देना शिरोरेखा के ऊपर क्या लगी होती है, बिंदी। अब बात आती है कि जो अनुस्वार वर्ण होते हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है। तो जो अनुस्वार वर्ण होते हैं इनका उच्चारण की, अगर इनके उच्चारण की हम बात करें तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका से। और नासिका को ही बोलते हैं क्या, तो कहेंगे नाक। तो आइए उच्चारण की ही भी बात कर लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है, नाक से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे, तो कहेंगे उन्हें अनुस्वार कहते हैं। बात समझ में आई? इसका उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकलेगा, तो कहेंगे नाक से निकलेगी। अब बात आती है कि जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो हवा मुख से भी क्या कुछ निकलती है या अधिक नाक से ही सांस निकलेगी। तो बात कर लेते हैं इस पे भी। तो जब हम अनुनासिक वर्णों का क्या करते हैं, तो कहेंगे उच्चारण करते हैं तो मुंह से, नाक से अधिक तथा मुंह से कम हवा या सांस निकलती है। बात समझ में आई कि नहीं? अनुनासिक वर्णों का हम करेंगे क्या, तो कहेंगे उच्चारण करेंगे तो नाक से अधिक वायु निकलेगा, सांस निकलेगा, और मुंह से क्या निकलेगा, कम निकलेगा। अब बात आती है जो अनुस्वार वाले वर्ण होते हैं, ये अनुस्वार होते हैं, ये जो है स्वर के बाद आते हैं। ये कब आएगा, तो कहेंगे स्वर के बाद आते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए आगे चलते हैं। तो जो अनुस्वार होता है,
उसका उदाहरण पहले आप लिख लीजिए। क्या कहेंगे? अनुस्वार का उदाहरण। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो बोलते हैं ना कंकड़। क्या लिखते हैं? कंकड़। और क्या बोलते हैं? कंटक। कंटक। और क्या बोलते हैं? तो कहेंगे, इतना तो बहुत है, समझ चुके होंगे। चंचल। तो इन सब का उच्चारण हम कहां से कर रहे हैं? तो कहेंगे नाक से कर रहे हैं। और पूछेगा कैसी ध्वनियां हैं इसमें, तो बता देना कि ये अनुस्वार की हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अनुस्वार वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? तो कहेंगे नाक से होता है। अनुस्वार वर्णों का उच्चारण करते समय नाक से अधिक हवा निकलेगी और मुंह से क्या निकलेगी? कम। अब बात करें ये स्वर के बाद आता है, ये कब आएगा? तो ये स्वर के बाद आते हैं। और कोई पूछे इसका उदाहरण क्या क्या है, तो बता देना कंकड़, कंटक और चंचल। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्या ले लिया होगा? स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब एक बच गया है जिसको बोलते हैं निर्नुनासिक। क्या बोलते हैं? निर्नु निर्नुनासिक। आपसे पूछता है कि बताओ निर्नुनासिक वर्णों का उच्चारण कहां से किया जाता है। अगर आपसे ऐसा कोई पूछ ले तो उससे बता देना निर्नुनासिक वर्णों का उच्चारण जो है केवल मुख से किया जाता है। इसका उच्चारण कहां से होता है? तो बोलेंगे केवल मुंह से। मुख का मतलब क्या? तो कहेंगे मुंह से। जिन वर्णों का उच्चारण दोस्त केवल मुख से हो उनको हम क्या बोलेंगे? तो उनको बोलेंगे निर्नुनासिक। अब बात करें इसके उदाहरण की। किसकी? उदाहरण की। तो उदाहरण में लिख लेना, इसके उदाहरण में लिख लेना इधर, उधर, अगर, मगर। बात समझ में आया? इन सब का उच्चारण अगर आप करके देखोगे तो नाक का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा किसका प्रयोग होगा? तो कहेंगे मुंह का प्रयोग होगा। और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले तो उन वर्णों को क्या बोलेंगे? तो कहेंगे निर्नुनासिक। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान की। किसकी? उच्चारण स्थान की। तो आज पढ़ेंगे हम लोग उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। अब बात आती है किसका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे? तो बता देना वर्णों का या वर्णों के उच्चारण स्थान। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्णों के उच्चारण स्थान। और आप लोगों से मैं बता दूं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थान से बार बार क्वेश्चन आते हैं और कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से फ्री में आपको नंबर मिलता है। अगर हम जिस तरीके से सभी लोग पढ़ाते हैं अगर वैसे उसी टेक्निक का फॉलो करके पढ़े दोस्त, तो ये हमें याद नहीं रहेगा। इतनी बात तो तय है कि हमें क्या नहीं रहेगा? ये नहीं याद रहेगा। अब बात करते हैं कि ये हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अजम महत्वपूर्ण है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़े कि ये हमारे दिमाग में क्या हो जाए? हमेशा के लिए फिट हो जाए। और फिट करने के लिए जाहिर सी बात है दोस्त, इसे हम किस रूप में पढ़ना चाहेंगे? ऐसे मेथड से या ऐसे रूप में जिससे ये हमारे दिमाग में आसानी से क्या हो जाए? याद हो जाए। तो आइए आज हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे इसको। सूत्र को अगर आपने याद कर लिया और उसको तोड़ना जान गए दोस्त,
तो इससे इजी दुनिया में कुछ भी नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं वर्णों के क्या उच्चारण स्थान। एक सूत्र है दोस्त जिसका नाम है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्ज विसर्ज निया नाम कंठ। देखिए एक सूत्र मैं लिखा हूं, यह सूत्र लिखा है, इस सूत्र में लिखा है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। एक बार बोल के देखिए, जहां पे है वहीं से अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। पहले बोलिएगा अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अगर ऐसे तोड़ के बोलेंगे तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो एक बार मेरे साथ में बोलिए अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। मजा आ रहा है? देखो चौकी बेलना मम्मी फेंक के ना मारने लगे, बच के रहना, बोल देना कि सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब देखिए ये तो सूत्र हो गया, सूत्र के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं सूत्र को तोड़ना कैसे है। देखिए सबसे पहले क्या आया, तो कहेंगे अ आया। क्या आया है? अ आया है। तो अ को ले लेंगे। अ के बढ़ के भैवे का नाम क्या है? अ के बाद क्या आता है? तो कहेंगे अ के बाद आता है सर आ। तो जब अ आया है तो अ के जैसे दिखने वाले दोनों को ले लेंगे, अ को भी लेंगे और इसका अगला वर्ण भी लेंगे। अगला वर्ण का नाम क्या है? तो कहेंगे आ। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, तो कहेंगे कु लिखा है। क्या लिखा है? कु लिखा है। कु का मतलब मैं पहले ही बताया था, जब आपको वर्गीय व्यंजन यानी कि स्पर्श व्यंजन पढ़ा रहा था, तभी कु का मतलब क्या, तो कहेंगे क वर्ग। कु का मतलब कौन सा वर्ग, तो कहेंगे क वर्ग। क वर्ग में आते कितने अक्षर हैं दोस्त, तो कहेंगे 5 अक्षर, क ख ग घ और क्या आएगा, तो कहेंगे अंगा। क वर्ग में कितने, 5 आएंगे। कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग में कितने, तो कहेंगे 5। एक क है, दूसरा ख ग घ और अंगा। अब बात करते हैं कु के बाद क्या आया, तो कु के बाद क्या आया है, तो कहेंगे ह आया है। और आपसे कोई पूछे कि ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आगे बताऊंगा अभी। ह के बाद क्या आया है, तो कहेंगे ह के बाद विसर्ग आया है। क्या आया है, विसर्ग। ह के बाद क्या आया, तो कहेंगे विसर्ग। और विसर्ग का चिन्ह कैसे होता है, तो कहेंगे ऐसे। अब देखो निया फिया इस सब से कुछ मतलब नहीं है। और अ आ कु वर्ग ह विसर्ग, इन सब का उच्चारण कहां से कोई पूछे होता है, तो उससे बता देना कंठ से होता है। किसका? कोई पूछे अ का उच्चारण स्थान कहां से, तो बता देना कंठ से। कोई पूछे आ का उच्चारण स्थान कहां से, तो कह देना कंठ से। कोई पूछे कु वर्ग का उच्चारण स्थान यानी क वर्ग का क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या, तो बता देना कंठ। कोई पूछे ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कह देना कंठ होगा। कोई पूछे विसर्ग का उच्चारण स्थान तो क्या होगा, कंठ होगा। सूत्र क्या कहता है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ का मतलब अ और आ दोनों, कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग में कितने, 5। ह का मतलब ह, विसर्ग का मतलब क्या, तो कहेंगे विसर्ग। इन सब का नाम किसका, इन सब का नाम का उच्चारण कहां से होगा, तो कहेंगे कंठ से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो सूत्र तोड़ना जान गए, नहीं गए? अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, पीछे करके फिर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आया, एक को ह के बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ लिया जाए डिटेल में। अब देखिए आपसे पूछता है एक क्वेश्चन, हमेशा कहता है कि बताओ शुद्ध रूप से काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, कौन सा वर्ण, तो कहेंगे काकल्य। काकल्य का मतलब होता है दोस्त कंठ। और इन सभी का उच्चारण कहां से हम करते हैं, कंठ से। लेकिन ह को सबसे शुद्ध रूप से काकल्य वर्ण बोला जाता है। कोई पूछेगा शुद्ध रूप से काकल्य वर्ण कौन है, तो बता देना ह को शुद्ध रूप से काकल्य वर्ण माना जाता है। और कोई पूछे ह को और क्या कहते हैं, तो बता देना ह को संघर्षी भी बोलते हैं। कौन सा, तो कहेंगे संघर्षी। और कोई पूछे ह को क्या कहते हैं, तो कह देना ह को ही स्वर यांत्रिक बोलते हैं। स्वर यंत्री बोला जाता है।
और कोई पूछे ह को क्या बोलते हैं तो कह देना ह को सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। कोई पूछे ह को और क्या बोलते हैं तो बता देना ह को अल्पप्राण भी बोलते हैं। कौन सा? अल्पप्राण। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? और कोई पूछे ह का उच्चारण कहां से होता है तो बता देना कहां से? कंठ से। तो स्क्रीनशॉट अब आप लोग ले लीजिए, फिर अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। कंठ का हो गया। कंठ के उच्चारण अ और आ का उच्चारण कोई पूछे तो बता देना कंठ से। कुवर्ग मतलब क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान पूछे तो कहां से कहेंगे? कंठ से कहेंगे। कोई पूछे ह का तो कंठ से, कोई पूछे विसर्ग का तो कहां से? कंठ से। इतनी बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। तो अगला सूत्र कहता है ईचु यसानाम तालु। ईचु यसानाम तालु। ईचु यसानाम तालु। ई का मतलब दोस्त कोई पूछे तो बता देना दोनों ई। यहां पे क्या आया तो कहेंगे ई आया है। और जब छोटी ई आई है तो छोटी ई के साथ साथ कौन? बड़ी ई भी। बात समझ में आया? यहां पे क्या आया है तो कहेंगे चू आया है। और चू का मतलब कोई पूछे तो उससे कह देना चू का मतलब होता है चौवर्ग। कौन सा वर्ग? तो कहेंगे चौवर्ग। और कोई पूछे चौवर्ग में कितने अक्षर तो बता देना 5। एक होता है च, दूसरा होता है छ, तीसरा होता है ज, चौथा होता है झ और पांचवा होता है इया। चू का मतलब चौवर्ग। चौवर्ग में क्या? चौ छ ज झ इया। इसके बाद क्या आया तो कहेंगे य। क्या आया है? य आया है। य के बाद क्या आया है तो कहेंगे बड़ा वाला स आया है। अब देखो दोनों ई चू वर्ग य और स के नामों का उच्चारण कहां से होगा तो कहेंगे तालु से। आपसे कोई पूछे कि छोटी या बड़ी, कोई पूछे कि ई का उच्चारण स्थान कहां से तो बता देना उससे कहां से? तालु से। कोई पूछे चौवर्ग का उच्चारण स्थान यानी कि चौ छ ज झ इया का उच्चारण कहां से तो कह देना तालु से। कोई पूछे य का उच्चारण स्थान कहां से तो कह देना तालु से। कोई पूछे स का उच्चारण स्थान कहां से तो कह देना तालु से। अब बात आती है इस बड़े वाले स को किस स के नाम से जानते हैं तो इसको बोलते हैं तालव्य स। कौन सा स? तालव्य स। अब देखो बात आती है कि इसको तालव्य स आखिर बोलते क्यों हैं। अगर कोई ऐसा पूछ ले तो कह देना इस स का उच्चारण तालु से होता है और तालु से उच्चारण होने के कारण इसे तालव्य स कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं फिर से। ईचु यसानाम तालु। ई का मतलब दोनों ई, चू का मतलब चौवर्ग, य का मतलब य और स। इन सब के नाम का उच्चारण कहां से होगा तो कहेंगे तालु से। बात समझ में आई कि नहीं आई? ई का उच्चारण स्थान कहाँ होगा तो कहेंगे तालु। चू का मतलब चौवर्ग, चौ छ ज झ इया का उच्चारण कोई पूछे तो कह देना तालु। कोई पूछे य का उच्चारण तो बोल देना तालु। कोई पूछे स का उच्चारण इस वाले का कहां से तो कह देना तालु से। आइए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र कहता है रीटुट्सा नाम मूर्धा। क्या सूत्र लिखा है तो कहेंगे रीटुट्सा नाम मूर्धा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए यहां पे क्या लिखा है तो कहेंगे री आया है। क्या तो कहेंगे री। कोई पूछे इस री का उच्चारण स्थान क्या होगा तो कह देना कहां से? मूर्धा से। ये देखो मुर्दा पढ़ना दोस्त, कहीं मुर्गा या मुर्दा मत पढ़ लेना। क्या? मुर्गा मत पढ़ना, जो है मुर्दा पढ़ना। क्या पढ़ना है तो कहेंगे मुर्दा पढ़ना है। मुर्गा का नाम सुन के कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा खाने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? और जो लोग नहीं खाते हैं वो तो उनका दिमाग ही सुन रहा होगा कि सर जी ये मुर्गा का नाम कहाँ से ले रहे हैं। अब देखो
यहाँ पे क्या लिखा है तो कहेंगे री लिखा है। आपसे कोई पूछे कि री का उच्चारण स्थान क्या होगा तो बता देना मूर्धा। री के बाद क्या आया है तो कहेंगे टू आया है, और टू का मतलब दोस्त क्या होगा तो कहेंगे ट वर्ग। टू का मतलब क्या होता है ट वर्ग होता है। और कोई आपसे पूछे ट वर्ग में आएगा कितना अक्षर तो कह देना 5 आते हैं। एक होता है ट, दूसरा होता है ठ, तीसरा होता है ड, चौथा होता है ढ, और पांचवा होता है अड़ा। आपसे कोई पूछे ट का उच्चारण स्थान तो कह देना मूर्धा, ठ का मूर्धा, ड का भी का मूर्धा, ढ का भी मूर्धा, और अड़ा का भी मूर्धा। कोई पूछे टू वर्ग का उच्चारण स्थान तो बता देना मूर्धा। इसके बाद क्या आया टू के बाद तो कहेंगे र आया है। आपसे कोई पूछे कि र का उच्चारण स्थान क्या होगा तो कह देना मूर्धा। र के बाद क्या आया है तो ये देखते हैं षटकोर स। र के बाद क्या आया स आया। कोई पूछे इस स का उच्चारण स्थान क्या होगा तो कह देना मूर्धा। आइए इस स के नाम को भी जान लेते हैं। इस वाले स को कुछ लोग बोलते हैं मूर्धन्य स। कौन सा स तो कहेंगे मूर्धन्य स। बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं कौन सा स इसको मूर्धन्य स। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसको मूर्धन्य स क्यों बोलते हैं तो उससे बता देना इस स का उच्चारण मूर्धा से होता है। कहाँ से मूर्धा से होता है क्या उच्चारण। इसी का मूर्धा से उच्चारण होने के कारण इस स को मूर्धन्य स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए फिर आगे चलते हैं। अगला सूत्र कहता है री तुलसानाम। अगला सूत्र कहता है री तुलसानाम, री तुलसानाम, तुलसा नाम दंतः। ली तुलसा नाम दंता। बात समझ में आई कि नहीं। एक बार सूत्र बोलिए ली तुलसा नाम दंता, ली तुलसा नाम दंता। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अक्षर आया तो कहेंगे री आया है। आपसे कोई पूछे री का उच्चारण स्थान क्या होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है दंता। दंता का मतलब क्या होता है तो कहेंगे दांत। क्या होगा दांत। कुछ लोग ज्यादा बढ़िया हिंदी बोलते होंगे तो लिख लेंगे क्या दंत। बात समझ में आई कि नहीं आई। आपसे कोई पूछे कि बताओ इस री का उच्चारण स्थान क्या होगा तो उससे बता देना दंत होगा। री के बाद क्या लिखा है तो कहेंगे तू लिखा है। क्या लिखा है तू लिखा है। तू का मतलब होता है तो वर्ग। तू का मतलब क्या तो कहेंगे तो वर्ग। तो वर्ग में आएगा क्या क्या तो कहेंगे 5 आते हैं। एक आता है त, दूसरा आता है थ, तीसरा आता है द, चौथा आता है ध, और पांचवा आता है क्या तो कहेंगे न। कोई पूछे त थ द ध न का उच्चारण स्थान क्या होगा तो उससे बता देना क्या दंत होगा। बात समझ में आई इतनी सी कि नहीं। तू के बाद क्या लिखा है तो कहेंगे ल लिखा है। यदि आपसे कोई पूछे कि ल का उच्चारण स्थान क्या होगा तो उससे बता देना क्या होगा दंत होगा। ल के बाद क्या आया तो कहेंगे स आया। कोई इस स को पूछेगा कौन सा स तो कहेंगे सड़क स। इस स का उच्चारण स्थान क्या होगा तो उससे बता देना क्या दंत होगा। बात समझ में आई। और इस स के नाम के बारे में हम चर्चा कर ले थोड़ा। तो इस स को हम लोग बोलते हैं दंती स। कौन सा स बोलते हैं तो कहेंगे दंती स। कोई पूछे आपसे कि इसको दंती स काहे बोलते हैं तो उससे बता देना इस स का उच्चारण जो है दांत से होता है, और दांत से उच्चारण होने के कारण इसको हम बोलते हैं कौन सा स तो कहेंगे दंती स। बात समझ में आई। तो देखिए ली आया तो ली का उच्चारण स्थान क्या तो कहेंगे दंत। ली के बाद क्या आया तू आया। तू का मतलब तो वर्ग। तो वर्ग में कितने 5। इन 5 का उच्चारण स्थान क्या होगा तो कहेंगे दंत होगा। तू के बाद क्या आया तो कहेंगे ल। ल का उच्चारण स्थान कोई पूछेगा तो क्या होगा तो कह देंगे दंत। ल के बाद क्या आया तो कहेंगे स आया। इस स को बोलते हैं दंती स। अब बोलने का
और इस का कोई पूछे उच्चारण स्थान क्या होता है तो बता देना क्या, दांत। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र कहता है उप उप ध्यामा निया नाम, ध्यामा उप उप ध्यामा निया नाम, निया नाम ओष्ठ, उप उप ध्यामा निया नाम ओष्ठ। अब बात करते हैं इस सूत्र की, तो सूत्र बोलना सीख जाओ दोस्त। क्या लिखा है, उप, बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ, ये उप उप ध्यामानीय नाम ओष्ठ। अब देखिए तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या आया तो कहेंगे ऊ आया है, और जब छोटका ऊ आया है तो साथ में कौन सा ऊ आ जाएगा तो कहेंगे बड़ा ऊ भी आ जाएगा। कौन सा ऊ, बड़ा ऊ भी। आपसे कोई पूछे ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, कहेंगे ओष्ठ लिखा है। तो ऊ का उच्चारण स्थान आपसे कोई पूछे तो बता देना क्या होगा, ओष्ठ होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ऊ का उच्चारण स्थान क्या तो कहेंगे ओष्ठ होगा। ऊ के बाद क्या आया है तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ लगाएंगे पू पे प पे तो क्या बन जाएगा, पू बन जाएगा। कोई पूछे पू का मतलब क्या तो कह देना पू का मतलब होता है प वर्ग। अब प वर्ग में आएंगे कितने तो कहेंगे 5, प फ ब भ, और क्या आता है तो कहेंगे म आता है। कोई पूछे प फ ब भ का उच्चारण स्थान क्या होता है तो उससे बता देना क्या होता है, ओष्ठ होता है। पू के बाद अब देखो इसमें से एक ऊ निकलेगा तो क्या बन जाएगा, उप उप ध्यामानीय नाम ओष्ठ। तो इसको बोलते हैं क्या, उपदमानी। क्या बोलते हैं, उपदमानी। अब बात आती है कि ये उपदमानी आखिर है क्या। तो उपदमानी का चिन्ह देखो दोस्त ऐसे लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं तो कहेंगे उपदमानी। और उपदमानी में दो आते हैं, क्या आते हैं, दो आते हैं। कौन कौन से तो मैं बताता हूं। उपदमानी में दो होते हैं, एक को बोलते हैं पकार और दूसरे को बोलते हैं फकार। देखो खखार मत बोल देना, फकार को क्या मत बोल देना, खखार। एक को बोलेंगे पकार और दूसरे को बोलेंगे फकार। अब बात आती है आखिर पकार किसको बोलते हैं और फकार किसको बोलते हैं। उपदमानी में कितने आएंगे तो दो आएंगे, एक को बोलेंगे पकार और दूसरे को बोलेंगे क्या तो कहेंगे फकार। और पकार में आएगा क्या तो देखो प के आगे, प के आगे और प के पीछे दो ठो ऐसे बिंदी लगा होता है, लेकिन ये बिंदी पूरा नहीं होता है दोस्त। कितना होता है, आधा होता है। कितना बिंदी लगा होता है तो कहेंगे ये बिंदी होता है आधा। जब प के आगे और पीछे दो ठो आधी बिंदी लगी हो दोस्त तो उसको क्या बोलेंगे, पकार। और यही बिंदी आधी दो ठो फ के आगे पीछे लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे तो कहेंगे उसको बोलते हैं फकार। कोई पूछे आपसे पकार फकार या क्या बोलते हैं उपदमानी, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा तो उससे बता देना ओष्ठ होता है। क्या होता है तो कहेंगे ओष्ठ होता है। आइए बात करते हैं फिर से एक बार। ऊ आया तो आपसे कोई पूछे ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा तो उससे बता देना ओष्ठ। कोई पूछे पू का मतलब प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या तो कह देना ओष्ठ। कोई पूछे उपदमानी का उच्चारण स्थान तो कह देना ओष्ठ। और उपदमानी न पूछ के आपसे दोस्त पूछ ले पकार और फकार का उच्चारण स्थान क्या होगा तो कह देना ओष्ठ। इतनी बात समझ में आई ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। तो अगला सूत्र कहता है वकारस्य दंतोष्ठ, दंतोष्ठ।
सही तो था, वकारस्य दंतोष्ठ। अब देखिए यहां पे क्या आया वकारस्य में, तो कहेंगे व आया, बोला है व का जो उच्चारण है वो कहां से होता है, तो कहेंगे दंत और ओष्ठ से। क्या आया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वर्ण लिखा है दोस्त, क्या, तो कहेंगे व। कोई पूछे कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उससे बता देना दंत और ओष्ठ। क्या होगा, दंत और ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान कोई पूछे आपसे क्या होगा, तो क्या बोलेंगे कि दंत और ओष्ठ होता है। बात समझ में आई कि नहीं। वकारस्य में क्या आया, तो कहेंगे व आया। अब व का उच्चारण स्थान कोई पूछे तो क्या लिखा है, दंत और ओष्ठ। इतनी बात समझ में आई, आई कि नहीं। हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ आया सर जी। अगला सूत्र है, अगला सूत्र कहता है ए दो तो कंठ तालु, ए दो तो कंठ तालु। अब देखिए क्या लिखा है, तो कहेंगे ए दो तो कंठ तालु। यहां पे कौन सा अक्षर आया, तो कहेंगे यह ए आया है। क्या आया है, ए आया है। और जब ए आया है तो इसका बड़का भैया कौन आएगा, तो कहेंगे ए भी आएगा। अब कह रहा है ए दो तो, ए और ए इन दोनों का, दोतों का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे दोनों, और दोनों का उच्चारण स्थान, कौन दोनों, ए और ए। इन दोनों का उच्चारण जो स्थान है वो क्या होता है, तो कहेंगे कंठ और तालु। क्या होता है, कंठ और तालु। आपसे कोई पूछे ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उससे बता देना ए और ए का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ और तालु होता है। अब बात आती है कि क्या ये बतिया सही है कि ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर होता है तो कैसे। तो मैं आप लोग अगर इच्छा हो आप लोगों की तो प्रूफ भी कर सकता हूं। इच्छा है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं सर जी बता ही दो इसमें कौन सा अक्षर आया है, तो कहेंगे ए आया है। ए का उच्चारण स्थान में क्या बता रहा हूं, कह रहा हूं कंठ और तालु। छोड़ दीजिए अभी, भूल जाइए। अब बताओ ए किससे बना है, तो कहेंगे ए जो बना है अ में जब हम छोटी या बड़ी को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ए किससे बना है, अ प्लस ई से। तो बताओ मेरे मुन्ने मेरे दोस्तों, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कहेंगे अ का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कहेंगे ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। अब बताओ अ किससे, कंठ से बोला जाता है और ई किससे बोला जाता है, तो कहेंगे तालु से। तो हुआ कि नहीं, ए किससे बना, अ और ई से मिलके बना है, इसलिए ए का जो उच्चारण स्थान है क्या होगा दोस्त, कंठ और तालु। इसी तरह से ए भी बना है अ प्लस ए से। तो ए में क्या आएगा, ई एक बना है कि नहीं। हाँ अब समझ में आ गया होगा शायद। तो स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अगले सूत्र की तरफ रुक करते हैं। अगला सूत्र कहता है कि ओ दो तो कंठोष्ठम। ओ दो तो कंठोष्ठम। अब देखो दिखने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा कि कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कंठ और ओष्ठ। यहाँ पे क्या लिखा है, तो लिखा है यहाँ पे ओ। क्या लिखा है, ओ लिखा है, तो ओ लिख लेंगे। अब बताओ जब ओ आया तो ओ का बड़ा भाई आएगा कि नहीं, कौन, ओ। और दोतों का मतलब क्या होता है, कहेंगे दोनों होता है। कौन दोनों, ओ और ओ। अब बात आती है कि इन दोनों का उच्चारण स्थान कहां से होगा, तो कहां से बोल रहा है, कंठ और ओष्ठ से। आपसे कोई पूछे कि वो ओ और अ का उच्चारण स्थान कहां से होगा, तो उससे बता देना कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई।
ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कहेंगे कंठ और ओष्ठ से। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा, सर जी पिछला वाला तो आप समझा दिए, ये बताइए कि इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो कहेंगे ओ लिखा है। अब बात आती है दोस्त कि ओ किन किन वर्डों से मिलके बना है? तो ओ बना है अ में उ जोड़ने से। क्या बना है? उ जोड़ने से। जब अ में उ जोड़ देंगे तो क्या बना देगा? तो कहेंगे ओ बना देगा। अब मेरे मुन्ने मेरे लालो बताओ अ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कहेंगे अ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। अब बात आती है कि उ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो उ का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्त, वो होता है ओष्ठ से। अब देखो अ कहाँ से बोला जाएगा? तो कहें कंठ से। उ कहाँ से बोला जाएगा? तो ओष्ठ से। तो कंठ ओष्ठ हुआ कि नहीं? अब देखो ओ जो है इन दोनों वर्डों से मिलके बना है। अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान क्या? ओष्ठ। तो हो गया कि नहीं? ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। छापिए। बिना प्रूफ किए तो मैं कुछ बताता सब कुछ बता दूंगा, और प्रूफ करने की जहां जरूरत आएगी वो भी प्रूफ करके बता दूंगा दोस्त। बस आप इच्छा करना, क्योंकि आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है? आदेश। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आखिरी सूत्र पढ़ते हैं। देखिए जो पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर। पंचमाक्षर का कोई पूछे उच्चारण स्थान क्या है तो उससे बता देना नासिका। नासिका का मतलब कोई पूछे तो बता देना क्या होता है? नाक होता है, पोटा नहीं। नाक का मतलब पोटा मत समझ लेना, नाक का मतलब ये है नाक, नोज। देखो पंचमाक्षर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कहेंगे नासिका। और पंचमाक्षर में होते क्या है तो बता देना। एक होता है अंग, फिर अंग के बाद ई, इसके बाद आएगा अड़, फिर आएगा न, फिर आता है क्या? तो म। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अंग, ईड़ा, न और म, इनको कौन सा वर्ण बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं पंचमाक्षर। और कोई पूछे इनका उच्चारण स्थान क्या होता है तो क्या बोलेंगे? नासिका। लेकिन कुछ लोगों के दोस्तों दिमाग में चल रहा होगा कि सर अभी तो आप पढ़ा रहे थे तो अंग को तो बताए थे कि कंठ से बोला जाता है, और इया को बताए थे कि ईचू ऐसा नाम तालू तालू से बोला जाता है, अड़ा को बताए थे कि रिटुरसा नाम मूर्धा से बोला जाता है, और न को बताए थे कि दांत से, और म को बताए थे ओष्ठ से। तो बताइए सर हम कैसे मान लें कि इसका उच्चारण स्थान अब नासिका होगा? वहाँ तो आप अलग बताए हैं, यहाँ अलग बता रहे हैं। तो दोस्त अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा तो आइए इस समस्या का समाधान करते हैं। आपसे कोई पूछे पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या होगा तो क्या होगा? नासिका। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमें जवाब कैसे देना है, क्योंकि पीछे हम कुछ और पढ़े हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या कुछ और। तो दोस्त दोनों सही है। आपसे जब क्वेश्चन जिस अनुसार पूछेगा आपको वही आंसर देना है। अगर मान लेते हैं अंग को लेते हैं, आपसे कहे कि अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या पूछे दोस्त? उच्चारण स्थान क्या होगा? और विकल्प में क्या दिया रहे? विकल्प में दिया रहे कंठ, इसके बाद दिया रहे ओष्ठ, कंठ ओष्ठ मूर्धा, और क्या दिया रहे दोस्त? तो कहेंगे तालु। अब बताओ क्या पूछा है? अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या दिया है? कंठ दिया है, ओष्ठ दिया है, मूर्धा दिया है, तालु दिया है। तो हमारा आंसर सही क्या माना जाएगा? तो कहेंगे ओष्ठ कंठ माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो दूसरा विकल्प कैसे बना सकता है? कंठ रहेगा ही नहीं, क्या रहेगा?
ओष्ठ दिया हो, दूसरा दिया हो मूर्धा, तीसरा दिया हो तालु और चौथा दिया हो दोस्त क्या, तो कहेंगे नासिका। अब बताओ हमारा सही उत्तर क्या होगा। अब क्या नहीं दिया है दोस्त, कंठ नहीं दिया है, इस विकल्प में क्या दिया है, नासिका। तो बताओ हमारा सही उत्तर क्या होगा। क्या पूछा है, अंग का उच्चारण स्थान, तो अब क्या हो जाएगा दोस्त, कहेंगे नासिका। इतनी बात समझ में आई। एक तीसरा विकल्प ऐसे बना सकता है दोस्त, दिया रहेगा क्या, नासिका दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, कंठ भी दिया रहेगा। नासिका भी दिया है, कंठ भी दिया है, तीसरा विकल्प बनाया है मूर्धा, क्या बनाया है, मूर्धा, और चौथा विकल्प बना दिया है क्या दोस्त, तो कहेंगे तालु। अब बताओ हमारा सही उत्तर क्या होगा। इसमें नासिका भी है, कंठ भी है, किसका उच्चारण स्थान पूछा है, अंग का। अंग का उच्चारण कंठ से भी होता है और कहां से, नासिका से। ऐसे में हमारा सही उत्तर क्या माना जाएगा दोस्त, तो ऐसे में हमारा सही उत्तर पंचमाक्षर का रूल वाला माना जाएगा। और पंचमाक्षर का उच्चारण कहां से होता है, तो कहेंगे नासिका से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नासिका। इसी तरह से इन पांचों का क्वेश्चन बनेगा दोस्त। जो जिस वर्ग का है उस वर्ग का वो सही माना जाएगा, लेकिन कब, जब नासिका नहीं होगा। जब नासिका आ जाएगा तो कौन सा सही माना जाएगा, नासिका सही माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आई तो दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ ज्यादा तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और कुछ मेरे पढ़ाने का तरीका या कुछ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में ना आ रहा हो, या मेरी आवाज़ ना समझ में आ रही हो, या स्पीड वगैरह को लेके कुछ अगर दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। उन चीज़ों को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में वैसा दिक्कत ना हो। और जो लोग नए देख रहे हैं हमारे आज नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को पहले तो दोस्त सब्सक्राइब कर ले। और पिछली वीडियो के यदि नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से पिछली वीडियो को देख लें। और प्लेलिस्ट में नहीं जा सकते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब ठोक दीजिए, इसके बाद लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते हैं दोस्त, तो उतनी ही ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलती है। और बस आपसे यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। और आज वर्णमाला समाप्त हो चुका है। यदि किसी को कहीं भी वर्णमाला में डाउट रहा हो तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकता है। और आज कितने तारीख है सर, 24 तारीख है। आप आज 24 तारीख है और 26 तारीख 27 तारीख से आपको वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा हमारे ऐप पे। और ऐप का लिंक हो सकता है मैं 26 को दे दूं आपको। और वर्णमाला टॉपिक का मैं वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, लगभग 30 तारीख को कराऊंगा। 200 क्वेश्चन लगभग ऑनलाइन प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आपके लिए दोनों सुविधा उपलब्ध है। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ भी, और ऐप पे भी जो है प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट देने के लिए आपको व्यवस्था मैं किया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।